हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत अब तक आपने भाग नंबर 13 में नियम नंबर 47 तक सुना। अब आगे भाग नंबर 14 में आपके समक्ष प्रस्तुत है नियम नंबर 48, जिसकी मोटी हेडिंग है, यह ना माने कि आप हमेशा जीत सकते हैं। बहुत सी चीज़ों और लोगों को आप कभी नहीं हरा सकते, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि उनके आसपास रहते समय आप सावधान रहें। उनमें बुकीज शामिल हैं और वह हर व्यक्ति जो जुए के लिए आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। कैसीनो के मालिक, ताश खेलने वाले, रेस कोर्स, ऑनलाइन जुए की वेबसाइट आदि। टैक्स अफसर, स्पीड कैमरा, सरकार, आपकी माँ, नियोजन अधिकारी, पुलिस, आपके बच्चे और मौत। द विंसी कोड के लेखक डैन ब्राउन पर एक अन्य पुस्तक होली ब्लड, होली ग्रेल के लेखकों ने दावा ठोंक दिया। उन्हें यकीन था कि डैन ने उनकी पुस्तक के अंश चुराए हैं। वे मुकदमा हार गए और उन्हें लगभग 17.5 लाख पाउंड का नुकसान हुआ, जिसमें खर्च भी शामिल है। उन्हें शायद अपने दावे की सच्चाई पर पूरा यकीन था, लेकिन क्या किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया था कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी? यह जानना मज़ेदार रहेगा कि क्या किसी ने उन्हें मुकदमा दायर न करने की सलाह दी थी? क्या किसी ने उन्हें आगाह किया था कि वे शायद हार जाएंगे? बुकीज, वकीलों, अकाउंटेंट्स आदि के साथ अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहने का कारण यह है कि उनके पास ऐसा ज्ञान होता है जो आपके पास नहीं होता है। उनके पास ऐसे रहस्य होते हैं जिनके सहारे वे आपके अज्ञान के कारण आपसे पैसा खींचने में समर्थ बन सकते हैं, अगर वे चाहें तो। मुझे नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं और सिस्टम को बदलने की कोशिश ना करें। ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं, उनके साथ जिएं, उन पर काम करें। आपको उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। आप बुकीज या औसत संभावनाओं को हरा नहीं सकते। उनसे इस आधार पर छुटकारा पाने की कोशिश न करें कि वे गरीब, नादान और भोली भाली जनता का पैसा हड़प रहे हैं। दिक्कत यह है कि गरीब, नादान और भोली भाली जनता अपना पर्स खोले चिल्लाती हुई उनके पास जा रही है, अपनी मदद करो, और फिर लोग बाग शिकायत करते हैं कि वे दिवालिया हैं, उन्हें कोई मौका नहीं देता है, जीवन न्यायपूर्ण नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, यह मेरी गलती नहीं है, इसके खिलाफ कानून होना चाहिए आदि। याद रखें, हमारे आसपास शार्क घूम रही हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप अपना खून न बहने दें। याद रखें, हमारे आसपास शार्क घूम रही हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप अपना खून न बहने दें। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के अंदर जहाँ शार्क मछलियाँ रहती हैं, जिनसे कि कोई भी जीव सुरक्षित नहीं होता है, तो वहाँ पर खून की एक बूंद भी अगर टपक जाती है तो वह मीलों दूर से उस खून को सूंघते हुए चली आती हैं। मित्रों, यहीं पर नियम नंबर 48 पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 49 में। मोटी हेडिंग है, जान लें कि शेयर बाजार सचमुच किस तरह काम करता है। यह सरल है। इसमें लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो शेयर बाजार किस तरह काम करता है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसमें कौन सा फार्मूला काम करता है। आखिरी सवाल का जवाब आसान है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। लेकिन आप भी जानते होंगे कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, यह इससे ज़्यादा जटिल है। इसमें यह फैसला करना होता है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा जाए, कितनी कीमत में खरीदा जाए और कब खरीदा और फिर बेचा जाए। इन मुद्दों पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं कि उनसे कई पुस्तकालय भर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात कुछ चुने हुए नियमों तक सीमित रखूँगा। पहला नियम शेयर बाजार में काम करने वाली असली शक्तियों को समझने के बारे में है। मूल्य, वैल्यू और अटकलबाजी, स्पेकुलेशन। निजी तौर पर मेरा मानना है कि अर्थशास्त्रियों को इस धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि ज्योतिषी अच्छे दिखें, लेकिन मैं उनके कथनों को उद्धृत करने का विरोधी नहीं हूं। और उससे उद्धरण देने योग्य अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार कहा था कि शेयर बाजार सौंदर्य प्रतियोगिता की तरह होता है। बहरहाल, उनके कहने का यह मतलब नहीं था कि शेयर ब्रोकर्स को अपने
सूट उतारकर बिकनी पहन लेना चाहिए और यह दावा करना चाहिए कि वे बच्चों या विश्व शांति के लिए काम करना चाहते हैं। वे एक खास किस्म की ब्रिटिश सौंदर्य प्रतियोगिता का जिक्र कर रहे थे जो लंदन के अखबारों में चलती थी। उनमें पाठकों को उस सुंदरी को चुनने पर पुरस्कार मिलता था जिसकी तस्वीर सबसे ज़्यादा पाठकों को सबसे सुंदर लगती थी। इसका मतलब यह था कि जीतने के लिए सबसे सुंदर औरत को नहीं चुनना था। इसका मतलब यह अनुमान लगाना भी नहीं था कि औसत पाठक को कौन सी महिला सबसे सुंदर लगेगी। इसके बजाय जीतने के लिए तो यह अनुमान लगाना था कि औसत पाठक किस सुंदरी के औसत चुनाव होने की उम्मीद करेगा। कीन्स का मानना है कि शेयर बाजार इसी तरह काम करता है। निवेशक ऐसे शेयर खरीदकर धन कमाने की कोशिश करते हैं जिन्हें उनके हिसाब से अन्य निवेशक भविष्य में खरीदना चाहेंगे। शेयर की जो कीमत वे देने को तैयार हों वह कंपनी के अंतर्निहित मूल्य पर उतनी निर्भर नहीं करती है जितनी इस उम्मीद पर कि बाकी लोग भविष्य में उसके कितने दाम देना चाहेंगे। यह अटकलबाजी का सार है और इसी वजह से शेयर के मूलभूत मूल्य और इसके भाव में इतना फर्क हो सकता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में अटकल लगाना बहुत मज़ेदार हो सकता है बशर्ते आप भीड़ के मनोविज्ञान को देखना चाहते हों। बहरहाल इस अनिश्चित दुनिया में यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप शेयर बाजार से सचमुच दौलत बटोरना चाहते हो तो मेरा नियम यह है, मूल्य के साथ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमीर बने। शोर शराबे और कोलाहल को नज़रअंदाज कर दें कि इस खबर के आने या गपशप की इस जानकारी से भाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बीते हुए कल के आधार पर आने वाले कल की भविष्यवाणी का दावा करने वाली आजमाई हुई तकनीकों से दूर रहें। पैसे बनाने की दौड़ में फटाफट शेयर खरीदकर तेज़ी से बेचने के प्रलोभन से बचें। अगर आप शेयरों में निवेश करना चाहते हैं तो मूल्य की तलाश करें। उन कंपनियों की तलाश करें जिनके शेयर का भाव उनके वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता हो। उन कंपनियों की तलाश करें जो ऐसी चीज़ बनाती या करती हों जिनके कारण लोग उन्हें भविष्य में ज़्यादा मूल्यवान मानेंगे। ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनका मूल्य इन्वेस्टमेंट फंडों के कारण बढ़ गया हो। हम नियम 50 में उनसे मिलेंगे। जब आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएं तो उनके शेयर खरीद लें। फिर जब तक आधारभूत बातें न बदलें तब तक लंबे समय के लिए उन्हें अपने पास ही रखें। उनके मूल्य के बढ़ने का इंतज़ार करें और अपनी दौलत को बढ़ता हुआ देखें। जाहिर है सही समय पर सही शेयर खरीदें और भेड़ चाल से बचें। मूल्य की तलाश करें। आप कहेंगे कि यह कहना आसान है, करना मुश्किल है। आपकी बात सही है, इसमें बहुत शोध की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप अगले नियम का अनुसरण करेंगे तो यह काम ज़्यादा आसान बन सकता है। मित्रों, नियम नंबर 49 यहीं पर पूरा होता है। अब आइए नियम नंबर 50 में। मोटी हेडिंग है, सिर्फ वही शेयर या चीज़ खरीदें जिसे आप समझ सकते हों। दिल पर उकेरने के लिए एक और नियम। शेयर खरीदना या पैसे बनाने के लिए बेचने की खातिर कोई भी चीज़ खरीदना जुए का रूप है। जब मैं कैसीनो मैनेजर था तो सभी जानते थे कि कैसीनो में वर्ग विभाजन चलता है। सबसे नीचे स्लॉट मशीनें और शोरगुल का माहौल था। सबसे ऊपर सभ्य लोगों के क्लब थे जहां अपारदर्शी कांच और मध्यम रोशनी थी। जाहिर है जुआरी भी आम और ख़ास के अंतर को समझ लेते थे और यह महसूस करते थे कि सबसे ऊपर के जुआरी ज़्यादा पाक साफ हैं। इसी तरह ज़्यादातर लोग शेयर बाज़ार को ज़्यादा परिष्कृत या सभ्य मानते हैं, लेकिन यह जोखिम या खतरे से रहित। लेकिन यह सब जुआ है क्योंकि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप शेयरों पर जुआ खेलने वाले हों या किसी दूसरी चीज़ पर जिसे आप बेचने के लिए खरीदना चाहते हों तो जोखिम को यथासंभव कम कर लें और उन्हीं चीज़ों में निवेश करें या खरीदें जिन्हें आप समझते बूझते हैं। ऐसा करने से आप बहुत से रहस्य जान लेंगे। तब आप ज़रूरत से ज़्यादा दांव नहीं लगाएंगे, सामान्य से ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे और शेयर बाज़ार के रेशमी जाल में फंसने से बच भी जाएंगे। जोखिम को यथासंभव कम कर लें और उन्हीं चीज़ों में निवेश करें या खरीदें जिन्हें आप समझते बूझते हों। उदाहरण के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर में खरीदारी करते समय आप देखते हैं कि
नई प्रोडक्ट रेंज अच्छी है और स्टोर भरे हुए हैं। यही नहीं, चारों तरफ लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि मार्क्स एंड स्पेंसर इस साल कितना बेहतर हो गया है। आप मार्क्स एंड स्पेंसर से चाहे जो कुछ खरीदें, साथ में उसके शेयर भी खरीद लें। अगर आप उस स्टोर का अध्ययन करते रहेंगे और ग्राहकों की बातें सुनेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि यह जब भी अच्छा निवेश है, यह अब भी अच्छा निवेश है या नहीं। इस बार इस बात बस इस बारे में सावधान रहें कि आप अपने दिमाग से खरीद रहे हैं या दिल से। मेरा एक दोस्त सिर्फ पर्यावरण संरक्षण वाली कंपनियों में निवेश करता है। वह इनके बारे में नैतिक श्रेष्ठता का अंदाज में बोलता है। वह मानता है कि ऐसा करके उसने स्वर्ग का टिकट खरीद लिया है। वह यह भूल जाता है कि वह एक जुआरी है। क्या वह अपने दिल के साथ दिमाग से भी खरीद रहा है? अगर आपको ऐसी चीज़ में निवेश मिल जाए जिससे आप प्रेम करते हों, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप इसे बिजनेस सिद्धांतों के आधार पर निवेश के रूप में खरीद रहे हैं या सिर्फ पसंद करने के कारण। अगर आपका तार्किक बाजार विश्लेषण कहता है कि पवन ऊर्जा का भविष्य अच्छा है और इस उद्योग का तेज़ी से विकास होगा तथा बहुत लाभ होगा, तो आप अपने दिल और दिमाग दोनों से निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी खास सेक्टर को नहीं समझते हैं और उसे अच्छी तरह से जानने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से किसी दूसरे सेक्टर में निवेश करना चाहिए। अगर आप शेयरों में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करना चाहते हैं, तो सारे निर्णय खुद नहीं लेना चाहते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड का प्रयोग करें। इससे हम अपने अगले नियम पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, भाग नंबर 13 के अंतर्गत अब नियम नंबर 50 पूरा हो चुका है। अब अगले भाग में नियम नंबर 51 की बात की जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने फाइनेंस का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।